हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत करती हूं। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैसूर राज्य को। तो इसमें देखेंगे हम कि कैसे मैसूर राज्य का उदय होता है और फिर कैसे वो ब्रिटिशर्स के साथ एंग्लो मैसूर वार होता है। फिर लास्टली कैसे मैसूर को ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में कर लेते हैं और वहाँ पे सब्सिडरी अलायंस को स्थापित कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ हम देखेंगे इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, एक और आपको बात बताना है कि इसके पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बंगाल को पूरा कंप्लीट किया है, जिसमें बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर और फिर बाकी कैसे सब कुछ होने के बाद वहाँ पर द्वैध शासन लागू हो जाता है। ये सारा चीज़ मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो आप जाइए, अगर वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है वो। और फ्रेंड, हम यहाँ पे आगे चलते हैं। तो सीधे हम चलते हैं मैसूर राज्य में डायरेक्ट। ये मैं अपने नोट्स से ही पढ़ाऊँगी ताकि आपको जल्दी समझ में आए, क्योंकि बुक्स में बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया हुआ है और उसको पढ़ाना संभव नहीं है। तो सीधे हम देखते हैं कि मैसूर राज्य, यहाँ पे मैसूर विजय कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम मैसूर राज्य को थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या होता है इसमें। तो 1 मिनट फ्रेंड। हाँ, तो यहाँ पे हम देखिए कि मैसूर राज्य का पहले भौगोलिक कहाँ पे था, भौगोलिक स्थिति में जियोग्राफिकली वो कहाँ पे था। तो इस एरिया में ये पूरा मैसूर का एरिया था। अगर उसके ऊपर देखते हैं, मतलब नॉर्थ साइड में देखते हैं, तो एक तरफ मराठा था और उसके नॉर्थ ईस्ट में निजाम था। निजाम मतलब हैदराबाद का, ठीक है। और निजाम के ईस्ट में कौन था, नॉर्दर्न सरकार। और मैसूर के ईस्ट में कौन है, मद्रास एरिया है। और मैसूर के नीचे त्रावणकोर। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि मैसूर कहीं ना कहीं बीच में है, सैंडविच की तरह, इधर से भी इधर से भी बीच में है, ठीक है। और मैसूर का जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली आज के कर्नाटक की बात करते हैं, ठीक है, कर्नाटक की बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि इधर निजाम है, मराठा, फिर मैसूर बीच में, और त्रावणकोर का एरिया किसका था, इंग्लिश का। कहीं ना कहीं वहाँ से उसका फ्रेंडशिप अच्छा था तो इधर इंग्लिश रहते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कैसे स्टार्ट होता है मैसूर कैसे बनता है। सबसे पहली बात कि जब विजयनगर साम्राज्य का जब पतन हो जाता है तो एक छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स, बहुत सारे स्मॉल किंगडम्स उदय होते हैं। तो उसी अवशेष पर एक और किंगडम उदय होता है जिसका नाम होता है मैसूर, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। अब विजयनगर का जो साम्राज्य था वो तालीकोटा के युद्ध में उस युद्ध में उसका पतन हो जाता है। तो सबसे पहले तालीकोटा का युद्ध को हम लोग राकासागी तंगड़ी कहते हैं या बनीहट्टी का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है। और ये युद्ध कब लड़ा गया है, तो 23 जनवरी 1565 को लड़ा गया है। ये डेट याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो 23 जनवरी 1565 को। और तालीकोटा का युद्ध लड़ा जाता है, ठीक है। और विजयनगर एम्पायर में जो उसका मतलब सेनापति या जो भी बोलेंगे वो कौन थे, तो वो रामाराज थे। इसमें इनका डेथ हो जाता है, इसीलिए विजयनगर का पतन हो जाता है। और विजयनगर के साथ लड़ाई कौन कौन करता है, तो अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, ये लोग एक ग्रुप बनाकर विजयनगर से लड़ाई करते हैं और विजयनगर का पतन होता है। अब हम देखते हैं कि मैसूर वहीं से निकलता है। मैसूर उसी के अवशेष पर जन्म होता है मैसूर किंगडम का। तो पहले जब मैसूर स्थापित होता है तो उस पर वोडेयार वंश का शासन स्थापित होता है। सबसे पहले एक हिंदू राज्य होता है वोडेयार वंश, इसका शासन स्थापित होता है, ठीक है। और इस शासन में इसका अंतिम शासक कौन था, तो ये था चिक्का कृष्णा राजा वोडेयार टू। अंतिम राजा यही था, कृष्णा राजा वोडेयार टू, जो कि 1734 से लेके 1766 तक यहाँ पर मैसूर पे राज करता है, ठीक है फ्रेंड। और याद रखेंगे कि ये मैसूर के बारे में हम लोग जो वोडेयार वंश ये सब पढ़ेंगे, ये मिडाइवल पीरियड में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे मॉडर्न एज को देख रहे हैं कि कैसे एंग्लो मैसूर यूज होता है, ठीक है। इसीलिए हम बस इसी टॉपिक पे फोकस रखेंगे। और जब मैं मिडाइवल पढ़ाऊँगी तो आपको यहाँ से कनेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इससे टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहाँ पर बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए ताकि आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, ठीक है।
तो ये जो चिक्का कृष्णा राजा वोडेयार टू का 2 मंत्री थे। उन मंत्री का नाम क्या था? उन मंत्री का नाम बताएंगे कि देवराज था और नंजराज था। देवराज और नंजराज, ये लोग क्या था कि ये सर्वाधिकारी था, सर्वाधिकारी, ठीक है। और ये जो थे, ये 2 जो मंत्री थे, इन्हीं के पास वास्तविक सत्ता थी। मतलब जो सत्ता का जो भी चलाना था उसको कौन चलाता था? तो यही देवराज और नंजराज। और ये कृष्णा राजा वोडेयार टू क्या था? एक तरह का बस राजा था। मतलब ये क्या बोलते हैं कि बस नाम का राजा था, बाकी काम कौन कर रहे थे? ये 2 मंत्री कर रहे थे। तो नंजराज ये जो मंत्री था, ये क्या करता है कि पहले तो हैदर अली को हॉर्समैन, मतलब हॉर्स को संभालने के लिए उसको बना देता है कि आप आओ सैनिक में, पहले घोड़ा संभालो। तो 1721 में इसको घोड़ा संभालने का काम दिया जाता है। लेकिन फिर क्या होता है, 1749 में इसको अधिकारी सैनिक बना दिया जाता है। मतलब सैनिकों का अधिकारी बना दिया जाता है हैदर अली को। कौन बना देता है? नंजराज, ठीक है। अब हैदर अली क्या था कि ये मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी था, ठीक है। तो ये क्या होता है कि फिर इसको 1755 आते आते हैदर अली को दिंडीगुल का फौजदार बना दिया जाता है, फौजदार नियुक्त किया जाता है। तो जो इंसान का विज़न और वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसको सुप्रीम बनने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये धीरे धीरे पहले इसको एक घोड़ा संभालने दिया गया, अस्तबल संभालो, फिर सैनिक अधिकारी बनाया गया, अब उसको फौजदार बना दिया गया। तो अब क्या होता है कि अब आगे चलते हैं, जब देखते हैं कि कैसे हैदर अली अपने आप को एक सुप्रीम पावर पे पहुंचा देता है। तो पहले तो हम देखेंगे कि जो मैसूर होता है, मैसूर इमर्ज एज अ फॉर्मिडेबल पावर अंडर, किसके अंडर में ये पावरफुल बनता है मैसूर? तो हैदर अली और टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान किसका बेटा था? हैदर अली का, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि हैदर अली के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि 2 अनएजुकेटेड, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसके पास एकदम भयानक इंटेलेक्ट था, कीन इंटेलेक्ट, वाज अ मैन ऑफ ग्रेट एनर्जी। मतलब एनर्जी मतलब इंथुजियाज्म में बहुत था, डिटर्मिनेशन बहुत था, अपने आप को जो चाहता था वो करके दिखाता था। तो ये ऐसा था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन इसके पास हर बुद्धि था। तो ये क्या करता है, मैसूर में ये देखता है कि मराठा का रिपीटेड इनकर्सन हो रहा है, मराठा बार बार यहाँ पे अटैक कर रहा है, निजाम अटैक कर रहा है, जिसके कारण से मैसूर वीक हो रहा है, फाइनेंशियली और पॉलिटिकली क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली और पॉलिटिकली वीक हो रहा है। तो ये क्या करता है, मैसूर का राजधानी कहाँ था? श्रीरंगपट्टनम में राजनीतिक अनिश्चितता हो जाती है, मतलब पॉलिटिकल क्राइसिस हो जाता है। अब ये क्या करता है कि जब ये दिंडीगुल का फौजदार होता है, तो ये 55 में दिंडीगुल का फौजदार बनता है, 1755 में। और 1758 आते आते ये क्या करता है कि हैदर अली दिंडीगुल से श्रीरंगपट्टनम आ जाता है। बोलता है तुम लोग क्या कर रहे हो, इतना मतलब कोई भी आ रहा लूट पाट के चल जा रहा है, तुम लोग हटो। तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जो मैसूर का जो किंगडम होता है, यहाँ पे आके हस्तक्षेप करता है कि तुम लोग से नहीं संभलेगा, हमको संभालने दो। और ये क्या करता है, नंजराज और देवराज नाम के जो मंत्री थे उसको कहता है तुम लोग हटो यहाँ से, तुम लोग से कुछ नहीं हो रहा है, संन्यास लो। मतलब उसको संन्यास लेने पे ये बाध्य कर देता है और उसको वहाँ से हटा देता है। और 1761 में क्या होता है, ही बिकम द डी फैक्टो रूलर ऑफ मैसूर। मतलब ये जो होता है, इस अपना सारा शक्ति मैसूर का अपने हाथ में ले लेता है और कहता है आज से हम यहाँ के राजा हैं और इसको पूरा मैसूर को हम संभालेंगे। और यहाँ से ये मैसूर को एक अलग ही मतलब क्या बोले कि एक अलग ही पावरफुल स्टेट के रूप में इसको उजागर करता है, ठीक है। और ये जो होता है, ये इसका जो कंट्रोल था वो मालाबार कोस्ट तक हो जाता है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड। अब देखते हैं हैदर अली के बारे में कि हैदर अली टुक दी हेल्प ऑफ फ्रेंच। हैदर अली क्या करता है, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, ये जानता था कि आजकल का ज़माना क्या है, आधुनिक ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो ये जो था कि ये फ्रेंच का हेल्प लेता है, ठीक है, फ्रेंच लोग का, फ्रांसिस जो मतलब कि
फ्रेंच से आए थे, उन लोग का हेल्प लेता है, वहाँ के लोगों का हेल्प लेता है और एक आर्म फैक्ट्री स्थापित करता है दिंडीगुल में। दिंडीगुल आज के तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस वेस्टर्न मेथड ऑफ ट्रेनिंग हिज आर्मी, कि जैसे वेस्टर्न मतलब जैसे वेस्ट में अपने आर्मी को ट्रेन किया जाता है वैसे अपने आर्मी को ट्रेन करता है। मतलब वहाँ पर जो भी डिसिप्लिन है, अच्छा आर्म्स दे रहा है, ऐसे कि अपने आर्मी को ट्रेन करता है, ठीक है। विथ हिज सुपीरियर मिलिट्री स्किल ही कैप्चर डोडबालापुर, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे कि मतलब ये सबसे पहले डोडबालापुर, सेरा, बदनूर और होसकोटे, इसको 1761 से लेकर 63 3 साल में इन सब जगह को कैप्चर कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि रिकवरिंग फ्रॉम द डिफीट ऑफ पानीपत। अब देखिए क्या होता है कि ये तो अपना आपको बताया था ना कि ये कहीं ना कहीं मैसूर एक सैंडविच की तरह है, ऊपर मराठा है, बीच में मैसूर है और नीचे में क्या है, इंग्लिश लोग हैं और उसके बगल में ईस्ट के साइड में कौन है, निजाम है। तो जब मराठा लोग पानीपत का युद्ध होता है उसमें मराठा हार जाते हैं, लेकिन मराठा भी मतलब अपने आप को 10 साल के अंदर ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और फिर किसको, मैसूर पे अटैक करते हैं मराठा, रिकवर करते हैं अपने आप को। पानीपत की लड़ाई के बाद जो रिकवरी करते हैं 10 साल के अंदर और फिर मैसूर पे अटैक करते हैं। और वो अटैक कौन करता है, माधव राव अटैक करता है। जब मैं आपको मराठा पढ़ाऊंगी तो वहाँ से इसको कनेक्ट करूँगी तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। अभी बस आप यहाँ पे याद रखिए कि जो मैसूर पे माधव राव जो मराठा के थे वो इसको अटैक करते हैं, लेकिन और क्या करते हैं कि हैदर अली को 1764 में, 1766 में और 1771 में 3 बार इसको हरा देते हैं, ठीक है। हैदर अली तो पहले मिलिट्री स्किल से अपना ये सब जगह को लूट पाट के अपने कैप्चर में कर लेता है, लेकिन जब मराठा आता है तो इसको 3 बार हरा देते हैं। तो अब क्या होता है कि अब तो फिर शांति समझौता करना पड़ेगा। तो क्या होता है कि हैदर अली जो होता है वो बहुत ज़्यादा मतलब पैसा देता है, किसको, मराठा को देता है। बट क्या होता है कि कुछ ही दिन बाद 72 में 1 साल बाद माधव राव की मृत्यु हो जाती है, माधव राव मर जाता है। अब क्या होता है कि हैदर अली रिकवर और इस टेरिटरी, फिर क्या करता है कि अब तुम वहाँ का जो जिससे ये ट्रीटी किया था तुम मर गए, तो अब क्या करता है ये फिर से अपना पूरा टेरिटरी को अपने अंदर ले लेता है जो इसने हार गया था, लॉस्ट किया था। और बिसाइड कैप्चरिंग न्यू एरिया, और भी एक्स्ट्रा एरिया, नया एरिया इसने कैप्चर कर लेता है, क्योंकि अब जो वहाँ के माधव राव थे वो उनको हरा, मतलब वो जब डेथ कर जाते हैं तो ये बाकी सबको हरा के अपना और भी एक्स्ट्रा एरिया को कैप्चर कर लेता है। अब हम देखेंगे कि कैसे स्टार्ट होता है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार। मैसूर वार जो होता है, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, वो कब कैसे स्टार्ट होता है कि 1768 से 69 1 साल तक में फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार चलता है। और इसके पीछे की कहानी क्या होती है कि जैसे ब्रिटिश लोग बंगाल में ईजिली सक्सेस पा लिए थे कि अपना बैटल ऑफ प्लासी किए, बैटल ऑफ बक्सर किए और वहाँ पर अपना सत्ता स्थापित कर लेते हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस अपने मिलिट्री के प्रति बहुत बढ़ जाता है कि हम लोग किसी भी एरिया को हरा देंगे। और वो क्या करते हैं, अपना एरिया इंक्रीजिंग करने लगते हैं, टेरिटरी को अपना नियर बाई एरिया में इंक्रीजिंग करने लगते हैं। तो अब ये सोचते हैं कि हम लोग क्यों ना मैसूर को भी कैप्चर कर लें, क्योंकि मैसूर एक उस वक्त का मालाबार का जो कोस्ट होता है उस समय का पूरा ट्रेड को कौन कैप्चर किया हुआ था, मैसूर। अब इंग्लिश भी चाह रहे थे कि वहाँ पर हम ट्रेड करें, तो यहीं पे होता है कि ये लोग आके एक जगह मिलते हैं, ट्रेड के कारण ही इन लोग का डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार में अंग्रेज़ों की आक्रामक नीति का परिणाम था। मतलब अंग्रेज़ इतने आक्रामक हो चुके थे कि हर जगह लड़ाई कर रहे थे, हम लड़ के अपना मतलब हक ले लेंगे, उस टाइप का। तो अंग्रेज़ ने हैदराबाद के निज़ाम, सबसे पहले क्या किया कि हैदराबाद के निज़ाम को 1776 से क्या कहता है कि 1776 में एक संधि कर लेता है और उससे बोलता है कि नॉर्दर्न सरकार जो रीजन है उसे देने के लिए मना लेता है। बोलता है कि अब तुम जो नॉर्दर्न सरकार वाला ईस्ट वाला रीजन है इसको तुम हमको दे दो, ठीक है, ऐसे करके मान लो ये वाला है तो ईस्ट वाला रीजन में नॉर्दर्न सरकार था, ये वाला एरिया में, और यहाँ पे निज़ाम था, तो कहता है कि ये एरिया दे दो। और क्या कहता है कि हैदर अली को बोलता है कि अगर तुम पे जब भी हैदर अली, निज़ाम को बोलता है कि हैदर अली जब भी तुम पे अटैक करेगा तो हम तुम्हारा सुरक्षा करेंगे, ठीक है। और ये मान जाता है, कौन,
निजाम मान जाता है। अब क्या होता है कि हैदर अली का डिस्प्यूट जो था आर्कोट के साथ था ही और मराठा के साथ भी हो जाता है, क्योंकि मराठा भी उससे लड़ रहा था और आर्कोट भी। अब क्या होता है कि हैदर अली 1776 में फिर से मराठा उस पर अटैक करता है, ठीक है, 1776 में। उसी समय अंग्रेज़ों ने क्या कहा कि निजाम को बोला कि जाओ, हम तुम्हारा इधर पीछे से सहायता कर रहे हैं, मैसूर में जब मराठा अटैक किया है तुम भी जाके अभी अटैक कर दो, उस उकसाया उसको कि तुम भी जाओ निजाम, तुम भी जाके अटैक करो दोनों तरफ से। जब मैसूर फंस जाएगा तो ऑलरेडी हार जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि हैदर अली एंग्री हो जाता है ब्रिटिशर्स का स्ट्रेटजी देख के कि ये क्या मतलब है, एक तरफ तो मैं मराठा से लड़ रहा हूँ, तुम निजाम को भी भेज दिया, अब तुमको नहीं छोड़ेंगे। ब्रिटिशर्स को ये सोचता है कि अब नहीं छोड़ेंगे, और ये सबसे पहले सोचता है इन लोग दोनों को छोड़ो, पहले अंग्रेज़ों को ही पाठ पढ़ाने का निश्चय करता है कि अब पहले हम अंग्रेज़ को ही पहले हटाते हैं, फिर इन लोग दोनों से निपटते हैं। तो क्या होता है कि हैदर अली मराठों के साथ संधि कर लेता है। यहाँ पे ये जो संधि चीज़ है ये बहुत बहुत ही मैटर रखता है। संधि में कुछ पैसा दे दो, कुछ टेरिटरी दे दो और शांत कर दो, ऐसा होता है संधि। तो हैदर अली पहले मराठों के साथ संधि करता है और महफूज खां एक आदमी था, महफूज खां की सहायता से निजाम के साथ भी संधि कर लेता है और प्रॉमिस करता है कि जो टेरिटरी जीतेगा उसको शेयर कर देगा, ठीक है, जो भी टेरिटरी वो जीतेगा हैदर अली उसको सब में शेयर कर देगा। और क्या करता है कि इन दोनों को तो मना लिया कि तुम मेरे पार्टी में रहो, और क्या करता है आक्रमण कर देता है। अंग्रेज के मित्र राज्य था कर्नाटक, उस पर अंग्रेज का मित्र राज्य पे क्या करता है अटैक कर देता है। अंग्रेज़ों ने हैदर अली प्लस निजाम दोनों को डिफीट कर दिया 1767 में, और संगम एवं तिरुवन्नमलाई नाम के स्थान पर इन दोनों को हरा देता है अंग्रेज लोग, ठीक है। और जो ये निजाम था ये तो अवसरवादी था, मतलब क्या बोले कि जब भी ये देखता था कि जो जीत रहा है उसकी तरफ चला जाता था, तो ये अवसरवादी था। तो ये फिर जाकर अंग्रेज़ों से मिल जाता है, कहता है कि अरे हम तो हार गए वहाँ पे, फिर हमको अपने में मिला लो। और 1767 में ये हारता है, 68 में जाकर फिर से अंग्रेज़ से हाथ मिला लेता है। अब हैदर अली इस धोखे का जवाब देते हुए अंग्रेज़ों पर फिर से आक्रमण कर देता है कि ये क्या मतलब हुआ, निजाम धोखा दे दिया। अब फिर जाग गया, अंग्रेज़ पे फिर से हमला किया। उसने मैंगलोर में बम्बई से आई प्रशिक्षित अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी, मतलब मैंगलोर में बम्बई से एक सैनिक टुकड़ी आती है जो प्रशिक्षित होती है, उसको बुरी तरह हराता है, मतलब एकदम चटनी बना देता है, उसको बुरी तरह हराता है। और 1769 आते आते अंग्रेज़ों को मद्रास तक ढकेल देता है। मतलब सोचिए कि हैदर अली कितना बहादुर आदमी था कि अंग्रेज़ों को मद्रास तक ढकेल देता है, कितना भी प्रशिक्षित सैनिक लेकर आ जाओ। अब मद्रास तक ढकेलता है। तो ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये देखिए कितना चतुर आदमी था। ये लोग क्या करता है कि संकट को देखते हुए ये लोग 1769 में बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करता है, जिसको मद्रास की संधि कहते हैं। और मद्रास की ट्रीटी कब होती है? 4 अप्रैल 1769 में, ठीक है, 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि होती है। इस ट्रीटी में यह व्यवस्था थी कि अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का जो खर्चा और जुर्माना होगा वो सब देगा, और यदि उस पर कोई अटैक करता है, यदि हैदर अली पर अटैक करता है, अंग्रेज उसका हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये मद्रास की संधि करता क्यों है हैदर अली? मतलब जब तुम उन लोग को हरा दिया तो उसको पूरा ही हरा के ख़त्म कर दो। अंग्रेज़ों की तो यही नीति थी कि जब तुम हारोगे तो हम तुमको पूरा नस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि मद्रास की संधि कर लेता है हैदर अली, और उसको अपना एक कोई एरिया मतलब दे देता है कि ठीक है, और खर्च दे दो हमको और मेरे को बचाना जब हमको कोई अटैक करेगा। तो इतना ही देखा है कि बंगाल में ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर भी ये हैदर अली समझा नहीं इस बात को और इससे संधि कर लेता है। जहाँ पर इसको अंग्रेज़ों को हटा देना चाहिए था मारपीट के, वहाँ ये संधि कर लेता है। तो जैसे ही संधि करता है 69 में, 1 साल भी नहीं होता है, फिर से अंग्रेज़ लोग अपना वही मुखौटा उतार देता है, अपना असली रूप दिखाता है और सेकंड एंग्लो मैसूर वार को स्टार्ट कर देता है। मतलब हमको ये समझ में नहीं आता था कि उस समय वो इतना इंटेलिजेंट होने के बाद भी अंग्रेज़ों से मतलब क्यों संधि कर रहा था। हटाओ यार मार के, नहीं, संधि करेंगे और सेकंड एंग्लो मैसूर वार करेंगे। जब भी तुम किसी को छोड़ोगे वो फिर फन उठा के नाक जैसा काटेगा ही। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे फिर से हम लोग का सेकंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ तक आप लोग क्लियर हो? यहाँ पे ज़्यादा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे हैदर अली स्टार्टिंग से
क्या करता है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ये दिंदुकुल का क्या बनता है, फौजदार बनता है। उसके बाद ये नंजराज और देवराज को हटा देता है, उसके बोलता है तुम संन्यास ले लो। उसके बाद मैसूर का पूरा गद्दी अपने हाथ में ले लेता है 1761 में। और फिर क्या करता है, अपना आर्मी को स्ट्रॉन्ग करता है, फ्रेंच लोग की सहायता से आर्म फैक्ट्री खोलता है। और उसके बाद इसने मराठा के साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें माधवराव के साथ ये हार जाता है। और माधवराव को बहुत ज़्यादा मनी देता है। और लास्टली माधवराव जब मर जाता है तो ये सबको हरा उरा के अपना जितना भी जो मतलब जो भी राज्य दिया होता है उसको भी ले लेता है और दूसरा राज्य भी ले लेता है। और वहाँ से होता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है 1768 से 69 तक, 1 साल चलता है। और क्या होता है कि जब इसमें मराठा हैदर अली पे अटैक किया रहता है, तभी अंग्रेज़ बोलता है निज़ाम को कि जाओ हम तुमको सपोर्ट करते हैं, तुम भी हैदर अली पे अटैक कर दो। ये अंग्रेज़ को क्यों इसको अटैक करके हटाना था, क्योंकि ये मालाबार कोस्ट का पूरा ट्रेड को कैप्चर किया हुआ था हैदर अली। तो हैदर अली को जब समझ में आता है कि इसको सपोर्ट कौन कर रहा है, तो अंग्रेज़ कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये अंग्रेज़ का ही खात्मा करता है, अंग्रेज़ को ही जाके आक्रमण करता है। और ये क्या करता है, मराठा और जो भी निज़ाम है उसको अपने में मिला लेता है और कहता है कि अब हम लोग जाकर अंग्रेज़ों का ही खात्मा करेंगे। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज़ जो था वो किसको, अंग्रेज जो था उसको हरा देता है, डिफीट कर देता है। और जैसे हैदर अली डिफीट होता है, निज़ाम जाके फिर से अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। अब इस पर हैदर अली को बहुत गुस्सा आता है। हैदर अली जाता है, फिर से अंग्रेज़ों को आक्रमण करता है और उसको बुरी तरह बहुत 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 बुरी तरह हरा देता है। और उससे एक एकदम ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करता है जिसका नाम होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास। और वो 4 अप्रैल 1769 को होता है। ये डेट एकदम याद रखेंगे क्योंकि ये पूछता है कि ट्रीटी ऑफ मद्रास कब हुआ था, और डेट दे देता है 4 अप्रैल, तो इसको याद रखेंगे। और इस ट्रीटी के तहत क्या होता है कि अंग्रेज जो भी हैदर अली और अंग्रेज के बीच में झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुआ, वॉर हुआ, उसका जितना खर्चा हुआ है वो कौन देगा, अंग्रेज देगा। और यदि हैदर अली पे कोई कल होकर अटैक करता है तो कौन बचाएगा उसको, अंग्रेज बचाएगा। हाँ, अंग्रेज बचाने आएगा, पहले तो तुम ही को अटैक करेगा ये। तो हम देखते हैं कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट होता है कैसे। तो जब 1771 होता है तो यहाँ पे 1771 में क्या होता है कि मराठा ने मैसूर पर फिर से आक्रमण कर दिया है। मराठा वाला लोग, इन लोग तीनों अपने में लड़ रहा है, जैसे इसमें ज़्यादा कोई पार्टी है ही नहीं, सब है कौन, एक मराठा है और दूसरा कौन है, निज़ाम है, तीसरा मेन प्लेयर है इंग्लिश, ठीक है। और इन सब का लड़ाई एक आदमी से हो रहा है, सबका कौन है, हैदर अली से, मैसूर, ठीक है। तो यही 4 आदमी हैं जो मेन लड़ाई कर रहे हैं। तो क्या होता है कि जब मराठा हैदर अली पे आक्रमण करता है तो मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेज़ों को आना चाहिए था ना इसको हेल्प करने के लिए, हैदर अली को, लेकिन ये नहीं आता है। तो हैदर अली जो था ये सोचता है कि ये क्या बात है, इन लोग अपना संधि के अनुसार चल नहीं रहा है। और उधर जो था, उधर मराठा निज़ाम और अंग्रेज़ के खिलाफ बम्बई प्रेसिडेंसी में युद्ध लड़े जा रहे थे। मराठा और निज़ाम जो था वो अंग्रेज़ के खिलाफ, किसके खिलाफ, बम्बई प्रेसिडेंसी में युद्ध लड़ रहा था। तो हैदर अली क्या कहता है कि ठीक है चलो, मराठा और निज़ाम एक साथ हो ही गया है तो हम भी इन्हीं लोग के साथ ऐड हो जाते हैं। और ऐड होता है जाकर, और क्या करता है कि त्रिगुट संधि बना लेता है। मराठा रहता है एक तरफ हैदर अली और एक तरफ निज़ाम, ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं और इंग्लिश पे वॉर कर देते हैं, कि इंग्लिश पे अटैक करते हैं। अब क्या होता है, अंग्रेज़ हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित क्या करता है, अंग्रेज़ जो होता है वो हैदर अली के, एक मिनट फ्रेंड, स्थित माहे जो था, फ्रेंच पोजीशन था, फ्रेंच की एक बस्ती थी, उस पर जाकर आक्रमण कर देता है अंग्रेज। मतलब ये लोगों को काम नहीं है, ये लोग जाकर फ्रेंच वाला को भी जाकर अटैक कर देता है कि तुम ही इसको सपोर्ट कर रहा है, आर्मी बढ़ा रहा है, आर्मी को सिखा रहा है, लो पहले तुम ही को अटैक करेंगे। तो ये फ्रेंच बस्ती पे जाकर अटैक कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है कि जो फ्रेंच बस्ती होता है वो किस एरिया में था, वो हैदर अली के एरिया में था। तो हैदर अली सोचता है कि जो डायरेक्ट फ्रेंच पे अटैक कर रहा है, मतलब ये मेरे एरिया में अटैक कर रहा है, तो इसको यह स्पष्ट रूप से हैदर अली चुनौती की तरह लेता है कि मेरे एरिया में आके अटैक कर रहे हो। और जुलाई 1780 में क्या होता है, हैदर अली कर्नाटक पर आक्रमण कर देता है, फिर से जाता है कर्नाटक पर आक्रमण करता है और आरकोट को कैप्चर कर लेता है। कर्नाटक पर आक्रमण करके आरकोट को कैप्चर कर लेता है। कर्नाटक किसका था, इंग्लिश लोग का था,
इंग्लिश की फ्रेंडशिप अच्छी थी वहाँ पे, तो ये आरकोट को फिर से कैप्चर कर लेता है। यहीं से सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है। अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग सोचता है कि जो मेरा एरिया है, जो मेरा है, उसको जाकर तुम कैप्चर करेगा, और यहीं से होता है सेकेंड एंग्लो वार स्टार्ट। मतलब यहाँ पर तो सबसे पहले ये अंग्रेज इतने मतलब बदमाश थे कि जो संधि करते हैं उसको मानते नहीं हैं, और जब मराठा इसको अटैक करता है तो ये क्या करता है कि मराठा को अटैक, हैदर अली को हेल्प करने की जगह ये क्या करता है कि इसको हेल्प नहीं करता है। इससे क्या होता है, हैदर अली गुस्सा हो जाता है, और जब मराठा और निजाम अंग्रेजों पर अटैक किया रहता है तो हैदर अली भी इसके साथ मिलकर अटैक कर देता है अंग्रेज पे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे हम बढ़ते हैं कि हैदर अली ने अंग्रेज जनरल बाइली, अंग्रेज का जो एक जनरल था उसका नाम था बाइली, को 1781 में बुरी तरह हराता है अंग्रेज को। 80 में तो स्टार्ट हुआ है सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, और 81 में क्या होता है कि जनरल बाइली को बुरी तरह हैदर अली हरा देता है। और इन मीन टाइम अंग्रेज गवर्नर बैरन हस्टिंग ने कूटनीति की चाल चली। ठीक है, इसी समय में जब इसको हरा रहा होता तो ये कूटनीति का चाल चलता है। उसने निजाम को गुंटूर देकर हैदर अली से अलग कर दिया। यहाँ पे जो ये लोग त्रिकूट बनाया था, इसको बोलता है निजाम को कि तुम गुंटूर लो और हैदर अली से अलग हो जाओ। प्लस सिंधिया और भोंसले जो मराठा का था उन लोग को भी अपने में मिला लेता है, सिंधिया और भोंसले को भी अपने में मिला लेता है। अब क्या होता है कि अब हो जाता है हैदर अली अकेला, क्योंकि ये लोग भी इसका हेल्प करना छोड़ देते हैं और निजाम तो गुंटूर लेके अलग हो ही गया। तो क्या होता है कि 1780 में न्यू जनरल आता है। ठीक है, न्यू जनरल आता है, उसका नाम होता है सर आयरकुटे। इसका नाम याद रखेंगे, सर आयरकुटे ने पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर इन तीनों में अकेले पड़े हैदर अली को कई बार हराता है, कई बार मतलब बहुत बार हरा देता है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर क्या हुआ है कि हैदर अली अकेला पड़ गया है, ये निजाम हट गया इसके पास से और मराठा हट गया। अब ये क्या होता है कि पोर्टो नोवा, पोलीलूर और सोलिंगलूर इन तीनों जगह पे हैदर अली को बुरी तरह हरा देता है। बट हैदर अली फिर उत्साह दिखाता है और सितंबर 1882 में क्या होता है, सर आयरकुटे को हरा देता है। मतलब तुम एक बार हराया, फिर हम फिर से स्ट्रांग होकर उभरेंगे और फिर हम तुमको 2 साल में हरा के रख देंगे। तो हैदर अली 80 में हारता है और 82 में फिर से ये आयरकुट को हरा देता है। समझ रहे हो फ्रेंड? तो यहाँ तक कहानी होता है कि अब आयरकुट हार चुका है और हैदर अली फिर से जीत गया है। याद रखिए फ्रेंड, जब भी आप गिरें तो फिर से उठ के एकदम उत्साह की तरह ऐसा उठिए कि लोग देख के धरती पर गिर जाएं कि हाँ भाई आ गया फिर से शेर उठ के। वैसे ही है कि हैदर अली फिर से उत्साह दिखाता है और आयरकुट को हरा देता है। लेकिन क्या होता है कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। मतलब जो वो शेर अकेले जो जीत गया हर किसी से, उसकी कैंसर के द्वारा मृत्यु हो जाती है। अब उसका पुत्र होता है टीपू सुल्तान। वो क्या होता है कि वो क्या करता है कि ये युद्ध को जारी रखता है, टीपू सुल्तान युद्ध को जारी रखता है। तो हैदर अली की यहाँ पे मृत्यु हो चुकी है। कब हुई है? 7 दिसंबर 1782 को कब हो जाती है? और कैंसर के द्वारा हो जाती है मृत्यु। ये मतलब हार के इसकी मृत्यु नहीं हो रही है, ये अपना ज़िंदगी का जंग उससे हार गया, बीमारी से हार गया, ये किसी से हार के नहीं मरा है। तो हम आगे देखते हैं कि जैसे ये टीपू सुल्तान उसका बेटा रहता है, ये भी बहुत स्ट्रांग, बहुत इंटेलिजेंट इंसान रहता है। तो ये क्या करता है, ये युद्ध जारी रखता है कि मेरा बाप का युद्ध था, हम लड़ेंगे। लेकिन लास्टली क्या होता है कि कोई कंक्लूसिव वार का जो कंक्लूजन था वो निकल नहीं पाता और दोनों साइड जो होता है वो थक गया होता है। तो इन लोग एक क्या करता है, ट्रीटी कर लेता है कि शांति समझौता करते हैं फिर से। और ये कैसे समझौता का नाम होता है? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ये कब होता है ट्रीटी? 82 के बाद सीधे 84, 2 साल बाद 84 में, मार्च 84 में हो जाता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, अंडर विच इट पार्टी गेव द अच्छा, इसमें जो क्या होता है कि मैंगलोर में जो जिसका टेरिटरी लूट लिया था वो वापस कर देता है कि ठीक है अब हम लोग नहीं लड़ेंगे, बहुत थक चुके हैं, तुम अपना ज़मीन अपने पास रखो, हम अपना ज़मीन अपने पास रखते हैं। दोनों एक दूसरे को दे देता है। मतलब सेकेंड एंग्लो मैसूर वार का कुछ ऐसा बहुत ख़ास चीज़ नहीं निकलता है, लेकिन इसी टाइम पे हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब होता है कर तो लिया 84 में ट्रीटी, लेकिन अंग्रेज़ शांत कहाँ बैठने वाले हैं, ये फिर से अपना
बुद्धि लगाते हैं और फिर से धोखा देने वाला काम करते हैं। और थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है। ठीक है फ्रेंड, ध्यान रखेंगे, थर्ड एंग्लो मैसूर वार होता है। कब से? 1790 से लेके 1792, तो 2 साल चलता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इस युद्ध में क्या होता है, अंग्रेजों की छल पूर्ण नीति का ही परिणाम था। फिर से ये धोखा देते हैं, इसी का परिणाम था क्या, कि थर्ड एंग्लो मैसूर वार हो रहा है। 1788 में फिर से कंपनी ने हैदराबाद के निज़ाम को, फिर से ये निज़ाम को बोलता है जाओ टीपू से युद्ध करो। और इन निज़ाम मतलब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। दिस क्रिएट्स एंग्री टू टीपू, मतलब इससे क्या होता है कि टीपू गुस्सा हो जाता है और टीपू ने इसे संधि का उल्लंघन समझा। अरे भाई, उल्लंघन क्यों नहीं समझोगे, ये बार बार उल्लंघन कर रहा है, इसको तो मद्रास की संधि में ही हटा देना चाहिए था। लेकिन ये फिर से ट्रीटी का उल्लंघन करता है। टीपू इस पर गुस्सा कर जाता है और 1789 में त्रावणकोर पर अटैक कर देता है। फिर से ये लोग जाकर त्रावणकोर पर अटैक करता है, बिकॉज वहाँ के राजा अंग्रेजों का मित्र था। जो मित्र रहेगा वो भी जाएगा। ठीक है, तो वही है कि अगर दुश्मन का मित्र तो वही दुश्मन ही होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे त्रावणकोर में क्या होता है कि परचेज जलकोटल और कैनानौर फ्रॉम डच। ये त्रावणकोर वाला जो था, ये जलकोटल का एरिया और कैनानौर का एरिया डच से खरीद लेता है। ठीक है, एज कोचिन वाज फ्यूडिटरी ऑफ टीपू, ही कंसिडर्ड एज द वायलेशन ऑफ सॉवरेन राइट्स। क्या होता है कि ये जो एरिया था ये कोची के अंदर था, ये दोनों एरिया जलकोटल और ये कनानौर, और कनानौर ये दोनों किसके अंदर था, कोचिन के अंदर। अब जब ये त्रावणकोर वाला है इस डच से खरीद लेता है तो इसको क्या लगता है कि ये लोग मेरा सॉवरेन राइट को हनन कर रहा है। क्या है ये, मजाक चल रहा है, मेरा एरिया में आके तुम किसी को भी कुछ भी बेच दोगे। तो अंग्रेजों ने इसी को आधार बनाकर मराठा और निजाम से संधि कर लेता है। मतलब अंग्रेज हर जगह जाकर संधि करता है और कहता है कि तुम जाओ टीपू से लड़ो। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार 3 चरण में होता है। ध्यान रखेंगे, कितने चरण में, 3 चरण में होता है। और इसका मेन रीजन मतलब तत्कालिक रीजन जो था वो क्या था कि त्रावणकोर पर अटैक करता है, और क्योंकि जो अंग्रेज था वो संधि का उल्लंघन कर दिया होता है। और त्रावणकोर वाला क्या करता है कि डच से इसी का एरिया कनानौर और जलकोटल को खरीद लेता है। तो इसको गुस्सा आ जाता है। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार यहाँ से स्टार्ट होता है। 1790 में क्या होता है, टीपू डिफीटेड इंग्लिश अंडर जनरल मेडोज के अंदर जो भी आर्मी आया था उसको टीपू हरा देता है 1790 में। और 91 में क्या होता है कि मार्च 1791 में कॉर्नवालिस टुक द लीडरशिप, मतलब अब सीधे कॉर्नवालिस लड़ने आया है, टुक द लीडरशिप एंड मार्च थ्रू अम्बूर वेलोर, और कैप्चर कर लेता है इन दोनों को, इस दोनों एरिया को, अम्बर और वेलोर को कैप्चर कर लेता है। एंड फ्रॉम देयर टू श्रीरंगपट्टनम कोयम्बटूर फेल टू देम, मतलब कि इस सब एरिया को कैप्चर कर लेता है। बट दे लॉस्ट इट अगेन, फिर इसको हार जाता है। एंड इट एट लास्ट विद द सपोर्ट ऑफ मराठा एंड निजाम इंग्लिश अटैक श्रीरंगपट्टनम, मतलब उसका कैपिटल को सीधे मराठा और निजाम का हेल्प लेके मैसूर का कैपिटल श्रीरंगपट्टनम पे सीधे सेकेंड टाइम अटैक करता है। और यहाँ पे टीपू हार जाता है। मतलब पहली बार तो ये जीत जाता है टीपू, लेकिन दूसरी बार जब ये मराठा और निजाम का सपोर्ट लेके आता है तो ये टीपू को हरा देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और सपोर्टेड, ये जो इंग्लिश का जो था इसमें बहुत मतलब जो उसके जो सपोर्टर थे वो कौन कौन थे, सपोर्टेड बाय मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल, हंटर जैसे सैनिकों का इनको सपोर्ट मिला हुआ था। तो ऑफकोर्स टीपू हारेगा। पहले तो तुम इतना भयानक सैनिक लेके आ रहे हो, ऊपर से मराठा और निजाम को भी अपने में मिला ले रहे हो। तो भाई कोई कितना भी शेर रहेगा, जब पूरा चारों तरफ से तुम उसको घेर के मारोगे तो ऑफकोर्स वो मरेगा ही। तो वो क्या होता है कि वो टीपू जो होता है वहाँ पे हार जाता है। और यहाँ पर होता है 17, अच्छा ये थोड़ा गलती हुआ फ्रेंड, यहाँ पे लिखेंगे 17 पूरा गलती है, इसको काट दो, इसको लिखेंगे 1792। अंडर दिस क्या होता है, श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी होती है 1792 में। अंडर दिस टीपू ने अपने राज्य को लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठा और निजाम को देना पड़ा। मतलब जब ये हारता है टीपू तो इसको इतना मतलब भयानक लॉस होता है कि ये अपना पूरा आधा हिस्सा अंग्रेज, मराठा और निजाम को दे देता है। ठीक है,
उन सब में देखो क्या इस ट्रीटी के अंदर भयानक भयानक चीज़ होता है, इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं उनको क्या मिलता है, बारामहा, डिंडीगुल और मालाबार, ये तीनों एरिया किसको, अंग्रेज़ों को चला जाता है। मराठा को क्या मिलता है, तुंगभद्रा का रीजन और वहाँ जितने भी ट्रिब्यूटरी हैं, तुंगभद्रा के ट्रिब्यूटरी, उस एरिया का जितना भी सराउंडिंग एरिया, वो सब किसको मिलेगा, मराठा को। और निजाम क्या करता है, कृष्णा से लेके पेन्नार तक जितना भी एरिया है वो अपने अंदर ले लेता है। सोचो कितना बड़ा एरिया टीपू को हारना पड़ा, आधा राज्य ही अपना हार जाता है। दूसरा उस संधि का एक और शर्त था कि 3 करोड़ रुपया देगा, कौन देगा, टीपू देगा हर्जाने के रूप में। इसमें से वो आधा जो होता है वो वार इंडिमिनिटी जो था उसको एक बार में पूरा कर देता है, और बाद में बोलता है कि जो बचा हुआ है उसको हम किस्तों में भर देंगे, इंस्टॉलमेंट में भर देंगे। तो जब जैसे इंस्टॉलमेंट का बात करता है, भाई 3 करोड़ रुपया नहीं था इसके पास, तो इंस्टॉलमेंट में बोला हम भर देंगे। तो ये अंग्रेज क्या करते हैं, इतने बदमाश थे ये लोग कि ये टीपू का दोनों सन, 2 सन को ये लोग अपना अंदर बंधक बना लेते हैं, ठीक है। बंधक बना के ले जाता है कि तुम जिस दिन पैसा दे देगा उस दिन आके अपना बेटा को ले जाना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये संधि के द्वारा थर्ड एंग्लो मैसूर वार ख़त्म हो जाता है श्रीरंगपट्टनम के संधि के द्वारा, और जिसमें आधा हिस्सा टीपू हार जाता है और 3 करोड़ रुपया भी देना पड़ता है, जिसमें उसके 2 बेटा को लोग बंधक भी बना लेता है। मतलब ये जो इसके बाप था टीपू सुल्तान का, हैदर अली जो इसका पिता था, वो मद्रास की संधि में ही इन लोग को ख़त्म कर देना चाहिए था। ये यहाँ तक खींच के लाया जहाँ पर इसका नस्तो नाबूद ख़त्म करने पे तुल चुका है कौन, अंग्रेज। तो अब होता है चौथा, 4th एंग्लो मैसूर वार, जो कब होता है, मार्च 1799 में होता है और मई 1799 तक चलता है, ठीक है। याद रखेंगे, मार्च अप्रैल मई, 3 महीना में ही इन लोग को पूरा ख़त्म कर देगा। तो 1792 से लेकर 1799 तक जितना भी वॉर जो हुआ था उस वक्त, तो ये लोग क्या कर रहा था, अपने आप को फिर से रिकूप करने का, फिर से उभरने का कोशिश कर रहा था। और टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि को फुलफिल किया था, फुलफिल कर रहा था। बताओ, अंग्रेज रहता तो कोई फुलफिल फालफिल नहीं करता, सीधे ख़त्म ही कर देता। तो टीपू फुलफिल किया सभी टर्म जो श्रीरंगपट्टनम की संधि में हुआ था, और वो अपने बेटे को रिलीज करवा लेता है, 3 करोड़ रुपया पूरा दे देता है। ही ऑल्सो डिसाइडेड टू टेक एवेंज फ्रॉम दिस ह्यूमिलेटिंग डिफीट, मतलब कि ऐसा ह्यूमिलेटिंग जो डिफीट हुआ है, ह्यूमिलिएशन हुआ है आदमी का, उसका बदला लेने के लिए अब सोच रहा था टीपू सुल्तान। उसने फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया और नेपोलियन को भी पत्र व्यवहार किया, नेपोलियन को भी पत्र लिखा कि मेरा हेल्प करो। टीपू ने अरब, कस्तूनिया, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस, कहाँ अरब, कस्तूनिया, अफ़गानिस्तान, मॉरिशस के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया कि आइए आप मेरा हेल्प कीजिए। तो फ्रांसीसी कंपनी से हेल्प मांगा, नेपोलियन से हेल्प मांगा, मॉरिशस से, अफ़गानिस्तान से, कस्तूनिया से, अरब से, इन सब से हेल्प मांगा। और क्या होता है कि जैसे 1798 में गवर्नर जनरल कौन बन के आता है, लॉर्ड वेलेजली न्यू गवर्नर बन के आता है। याद रखेंगे, ये वेलेजली जो था ना, पूरा प्योर इम्पीरियलिस्ट था, ठीक है। इसको पूरा अपना जो भी राज्य था उसके अंदर पूरा सब कुछ चाहिए था, पूरा इम्पीरियलिस्ट था, ठीक है। तो इस आदमी को याद रखेंगे, ये भयानक आदमी था। इसने ये जैसे बन के आता है गवर्नर लॉर्ड वेलेजली, तो स्टार्ट होता है हम लोग का 4th मैसूर वार। अब कोर्स ऑफ वॉर क्या था कि वॉर विगन इन 17 अप्रैल को 1799 से वॉर स्टार्ट हो जाता है, और कब ख़त्म हो जाता है, 4 मई 1799 को, विद द फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 17 अप्रैल 1799 से जो वॉर स्टार्ट होता है 4 मई तक चलता है, और यहाँ पे श्रीरंगपट्टनम का ध्वस्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है श्रीरंगपट्टनम, और टीपू यहाँ पे हार जाता है, फर्स्ट बाय इंग्लिश जनरल स्टुअर्ट। अच्छा, टीपू यहाँ पे सबसे पहले इसको हराता है, इंग्लिश जनरल जो था स्टुअर्ट को हराता है, फिर जनरल हैरिस को भी हरा देता है। उसने श्रीरंगपट्टनम की, अच्छा सॉरी फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाला है कि ये जनरल स्टुअर्ट से भी पहले हार जाता है और हैरिस से भी हार जाता है, ठीक है। ये हराता नहीं है, यहाँ पे ये हरा नहीं पाएगा, ये दोनों से हार जाएगा, जनरल स्टुअर्ट से भी हार जाएगा और हैरिस से भी हार जाएगा, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे याद रखेंगे कि जनरल स्टुअर्ट और जनरल हैरिस से
टीपू हार जाता है और भागकर श्रीरंगपट्टनम के किले में शरण लेता है। वो वहाँ पे शरण लेता है। 15 दिन तक ये लोग घेराबंदी करके अंग्रेज रखते हैं उस किले को, और बाद में उस किले का रक्षा करते हुए टीपू मर जाता है, मतलब लड़ते हुए मर जाता है। टीपू अपना श्रीरंगपट्टनम का किला का रक्षा करते हुए मर जाता है। और इंग्लिश को हेल्प कौन कौन करता है? मराठा करता है। मराठा को जो इंग्लिश बोलता है कि तुम हमको हेल्प करो, हम तुमको टीपू से जो जीता हुआ टेरिटरी होगा वो तुमको देंगे। और निजाम के साथ ये लोग पहले ही सब्सिडरी अलायंस वाला संधि कर लेता है। जो सब्सिडरी अलायंस जो वेलेस्ली लेके आता है, ये तो निजाम से पहले ही कर लेता है, ठीक है। 1798 में ही शायद इससे ये कर लेता है संधि। तो ये तो इसका हेल्प करेगा ही। अब सब्सिडरी अलायंस में निजाम तो हेल्प करेगा, और ये मराठा को कहता तुम हेल्प तो करो, तुमको टेरिटरी देंगे। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर हेल्प करता है अंग्रेज का, और बेचारा टीपू यहाँ पे मारा जाता है। अब जब टीपू जो होता है ये बहुत ही बहादुरी से अपना लड़ते हुए अपना जान दे देता है, इसीलिए इसको कहा जाता है शेर है ये, ठीक है। मतलब जो लड़ते हुए जान दे दिया भाई, किसी का गुलामी नहीं किया, किसी से संधि नहीं किया कि तुम मेरे से ये कर लो वो कर लो, गुलामी नहीं करेंगे, मर जाएंगे, जान दे देंगे, वो वाला हाल है। तो यहाँ पे ये मर जाता है। अब जैसे ही ये मरता है तो ये लोग क्या बोलते हैं, मतलब कि टीपू का जो मैसूर होता है ये लोग बांट लेते हैं। जैसे वो क्या कहता है कि एक एक टुकड़े टुकड़े को ये लोग बांट लेते हैं, अंग्रेज, निजाम और मराठा। तो क्या करता है कि आफ्टर 4th एंग्लो मैसूर वार रिजल्टेड द एंड ऑफ मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अंग्रेज ने टीपू के परिवार के सदस्य को बोलता है कि आप लोग को पेंशन मिलेगा, आप लोग पेंशन या भत्ता बन के रह जाइए, और वेलोर भेज देता है जितना भी इसका परिवार के जो सदस्य बचे होते हैं। और मैसूर को अंग्रेजों तथा निजाम में आपस में बांट लिया। अंग्रेजों ने कोयम्बटूर, कन्नारा, श्रीरंगपट्टनम का भाग अपने अंदर ले लिया, और निजाम को कहा कि तुम गुट्टी, गुरुमकोंडा और चित्तलदुर्ग ये तुम्हारा होगा, ठीक है। कौन कौन सा एरिया? गुट्टी, गुरुमकोंडा और चित्तलदुर्ग ये निजाम को दे दिया। और मराठा को कहा कि तुम सुंडा और हरपोनैली ले लो, लेकिन मराठा कहा हमको लेना वाला नहीं है, ये छोटा मोटा चीज़ हमको नहीं लेना है, और ये इसको मना कर देते हैं कि हम ये सब नहीं लेंगे। लेकिन जो था ये दोनों जगह को भी इन लोगों ने आपस में बांट लिया, निजाम और अंग्रेज़ों ने। अब क्या होता है कि न्यू स्टेट जो थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था मैसूर का, उसको वहाँ पर फिर से वो लोग हिंदू डायनेस्टी वोडियार, जिसको हैदर अली हटाया था, उसका एक बेटा था, माइनर रूलर था, कृष्णराज तृतीया को बैठा देता है उस पर, और कहता है कि तुम सब्सिडरी अलायंस एक्सेप्ट कर लो। और फिर ये क्या होता है, यहाँ पे तो ये ख़त्म हो जाता है, लेकिन 1831 में विलियम बेंटिक मैसूर को अपने अंदर ले लेता है और कहता है कि यहाँ पर मिस गवर्नेंस हो रहा है, गवर्नेंस अच्छे से नहीं चल रहा। और यहाँ पे 1831 में ये लोग मिस गवर्नेंस के थ्रू मैसूर को पूरा अपने अंदर ले लेता है। और 1881 आते आते लॉर्ड रिपन मैसूर की जो किंगडम था इसको डिसऑर्डेड कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है मैसूर का कहानी। तो फ्रेंड आप लोग को समझ में आया होगा 1st, 2nd, 3rd, 4th मैसूर वार, ठीक है। अगर नहीं समझ में आया एक बार और सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा इसमें है, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है कि कब निजाम किसके साथ मिल जा रहा है, कब मराठा अटैक कर रहा है, कब क्या हो रहा है। तो आप एक बार और सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान का आकलन देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान क्या था, कैसा था, और इसने क्या क्या किया एक बार। तो टीपू सुल्तान का जन्म होता है नवंबर 1750 में। याद रखेंगे कि नवंबर 1750 में टीपू का जन्म हो जाता है। उसकी माता का नाम था फातिमा और पिता का नाम था हैदर अली। और वो क्या था, एक वेल एजुकेटेड, हैदर अली बड़े पढ़ा लिखा नहीं था, अपना बेटा को पढ़ाया, वेल एजुकेटेड मैन था। एंड कैन फ्रीली कन्वर्स, मतलब ये किसी इन सब लैंग्वेज में, मतलब अरबिक, पर्शियन, कनारीज और उर्दू में ये फ्रीली बातचीत कन्वर्स कर सकता था। इसको टाइगर ऑफ मैसूर कहते थे, भाई था भी टाइगर ऑफ मैसूर। ही ऑर्गेनाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन मॉडल, यूरोपियन मॉडल की तरह अपना आर्मी को ये ऑर्गेनाइज किया था। मतलब कि आर्मी को जैसे यूरोपियन आर्मी होते हैं, जितना वो लोग डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, उस टाइप का अपना आर्मी को ये मॉडल तरह से बनाया था, ठीक है। और ये क्या करता था, 1796 में इसने एक बोर्ड ऑफ
आर्मिरलिटी को सेटअप करता है, जो नेवल फोर्सेस होता है। ये प्लान करता है फॉर फ्लीट ऑफ 22 बैटलशिप और 20 लार्ज फ्रिगेट को, ठीक है। 3 डॉकयार्ड बनाता है, कहाँ कहाँ बनाता है, मैंगलोर, वजीराबाद और मौलिदाबाद। मैंगलोर, वजीराबाद और मौलिदाबाद। पैट्रोन करता है किस चीज़ का, तो साइंस और टेक को, और इसको कहा जाता है कि ये पायोनियर था रॉकेट टेक्नोलॉजी में, सबसे पहले ही रॉकेट टेक्नोलॉजी स्टार्ट किया था। इसने मैसूर में अपना सेरिकल्चर स्टार्ट करता है, जिसे सिल्क निकाला जाए। और ये एक क्या करता है कि जैकोबियन क्लब को इस्टेब्लिश करता है 1797 में, याद रखेंगे 1797 में ये जैकोबियन क्लब को इस्टेब्लिश करता है, और वहाँ पर खुद मेंबर बनता है और कहता है कि अब हम आज से सिटीजन टीपू हैं, हम कोई महाराजा वराजा नहीं, हम सिटीजन टीपू हैं। ये डेमोक्रेसी को बहुत मानता था, जैसे फ्रांस में हुआ था कि डेमोक्रेसी को लागू किया गया था, ये सोचते थे कि हाँ हम भी सिटीजन टीपू हैं। जैकोबियन क्लब को ये इस्टेब्लिश करता है, सेटअप करता है मैसूर में। प्लांटेड करता है एक ट्री ऑफ लिबर्टी, कहाँ पे ट्री, एक ट्री को प्लांट करता है, कहता है ये लिबर्टी का ट्री है श्रीरंगपट्टनम में। और सैंक्शन करता है फंड फॉर रिपेयर ऑफ श्रृंगेरी टेम्पल। श्रृंगेरी टेम्पल होता है शारदा माता का टेम्पल, उसको ये रिपेयर करवाता है और इंस्टॉल करवाता है वहाँ पे शारदा देवी को, जो शारदा भगवान है उनको वहाँ पे वो इंस्टॉल करवाता है। लेकिन ये जो आइडल थी इनका डैमेज कर देता है मराठा लोग, किस में, जब ये 1791 में अटैक करता है। टीपू वाज मैन रिप्रेजेंटेटिंग मल्टीपल ट्रेडिशन, मतलब ये बहुत सब ट्रेडिशन को ये रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अच्छा यहाँ तक ये पूरा ख़त्म हो गया टीपू सुल्तान, और यहाँ तक पूरा मैसूर का खात्मा हो गया। मैसूर को ब्रिटिशर्स ने अपने में मिला लिया। एक चीज़ और है कि यहाँ पे मैंने कंसोलिडेट करके लिख दिया, जिसको मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार 1766 से लेकर 69 तक चलता है, जिसमें हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली जीत जाता है और ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन होता है, ठीक है। और इस समय गवर्नर जनरल कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, इसको याद रखेंगे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार होता है 80 से 82 के बीच में, और ये भी होता है हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में, लेकिन इस बीच में हैदर अली हार जाता है और इसका बेटा टीपू सुल्तान इस ट्रीटी को साइन करता है, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, जिसमें कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। उस समय कौन होता है गवर्नर जनरल, वेरिंग हास्टिंग। थर्ड एंग्लो मैसूर वार में 1790 से 92 तक चलता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार। इसमें टीपू और ब्रिटिशर्स के बीच में झगड़ा होता है, जिसमें टीपू हार जाता है और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम करता है, जिसमें ये अपना आधा जो टेरिटरी था वो किसको, ब्रिटिशर्स को देता है, जिसको मराठा और निजाम सब अपने में बांट लेता है। और 3 करोड़ रुपया भी ब्रिटिशर्स को देता है, जिसको ना चुकाने पर, मतलब इंस्टॉलमेंट में चुकाने पर 2 इसके बेटे को अंग्रेज़ों ने बंधक बना लिया। उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, कॉर्नवालिस। देखिए 92 का टाइम चल रहा है तो कॉर्नवालिस था, ठीक है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1799 में होता है, 1799 में होता है। इस समय टीपू डाई कर जाता है, लड़ते लड़ते मर जाता है, ठीक है। और इसके बाद मैसूर को सीज कर लिया जाता है और कंक्यूर कर लिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। यहाँ कोई संधि वंधि नहीं होता, जैसे टीपू हारता है ये लोग पूरा हथवा से लेता है, क्या बोले उसको, एकदम होता नहीं है कि उस पर कब्जा कर लेता है। और उस टाइम गवर्नर जनरल था कौन, बेलेजली। यही बेलेजली वहाँ पर सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस को लागू कर देता है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आपको ये पूरा एंग्लो मैसूर वार आपको पूरा समझ में आया होगा। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब 4 मैसूर वार होता है, जिसमें लास्टली कौन, ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, जिसमें लास्टली क्या होता है कि मद्रास की संधि होती है, मद्रास की संधि हो जा रही है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के बाद क्या होता है कि मैंगलोर की संधि होगी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार के बाद क्या होगा कि श्रीरंगपट्टनम की संधि होगी। और फोर्थ एंग्लो मैसूर वार में मैसूर का पूरा खात्मा हो जाता है, कहानी ख़त्म, ठीक है फ्रेंड। तो होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप लोग इसको एक बार और सुनिएगा ताकि आपको पूरा याद हो जाए। इससे कोई क्वेश्चन आए तो फिर छूटे ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता है और बहुत बच्चों का गलती हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे से मतलब होता है ना कि लोग इसको समझ के पढ़ते नहीं है, बस पढ़ लेते हैं सो के, और क्वेश्चन आता है तो फिर वही होता है कि गलत होने का पूरा संभावना होता है, कन्फ्यूजन होते हैं, फिर बोलते हैं माइनर मिस्टेक हो गया। तो ये सब हमें नहीं करना है। हमें बड़े एग्जाम में स्मॉल मिस्टेक्स आर नॉट अलाउड इन बिग एग्जाम्स, समझे। तो हमें छोटे छोटे मिस्टेक करने ही नहीं है बड़े एग्जाम में, हमें पूरा एकदम आंसर सही मार के आना है,
ठीक है। और चलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने पहली बार ये वीडियो देखा है तो। और फ्रेंड, इसके अगले पार्ट में हम लाएंगे एंग्लो मराठा वार, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग मराठा को स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, शिवाजी से लेकर, मतलब शिवाजी, साहू जी, फिर पेशवा जो बनते हैं उन सब से लेकर हम सीधे पानीपत का युद्ध करवाएंगे और फिर ख़त्म कर देंगे एंग्लो मराठा वार से, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट पार्ट के लिए आप लोग वेट कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।